देखो, हमारा बैकग्राउंड है बलोच फैमिली का। बलोच फैमिली में एक लड़की का पढ़ना और जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे पहली लड़की मैं हूँ जो सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। इस फील्ड में निकली हूँ कि फ्री एजुकेशन देना। और फर्स्ट टाइम हमारे खानदान में से पहली लड़की मैं हूँ जो यूनिवर्सिटी तक पहुँची। जब मैं खुद इस स्कूल में थी तब मेरा दिल करता था कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ दूसरे बच्चों को देख के। लेकिन मेरे अबू माइग्रेट थे, उस टाइम ऐसे हालात नहीं थे कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें या किसी कोचिंग सेंटर में। जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे ये एहसास हुआ मेरे जैसे बाकी बच्चे भी होंगे, बाकी लड़कियां भी होंगी, तो मैं और कुछ नहीं दे सकती। मेरे पास मेरी तालीम तो है, मेरे पास एजुकेशन है, वो तो मैं दे सकती हूँ ना। तो फिर मैंने अब्बू से जिद की कि अब्बू नहीं, मुझे कोचिंग सेंटर जाना है। वही बात आई कि आप लड़की हैं, यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, हारीपुर में ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में हम कितना पीछे हैं। अभी मेरे पास 70 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स तो आ रही हैं मेरे पास, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से मैं स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे सकती। जिन बच्चों को मैं यहाँ से पास आउट करती हूँ या कहीं स्कूल में एडमिशन करवाती हूँ, फिर उनके पीछे मैं दूसरे बच्चों को एडमिशन करवाती। पहले तो हमारे इलाके में ही गवर्नमेंट स्कूल था और कॉम्प्लेक्स में, लेकिन अब वो स्कूल जब हमने पढ़ा था उस टाइम तक तो सेकेंडरी तक का, लेकिन उसके बाद वो स्कूल प्राइमरी तक हुआ 5 क्लास से तक। फिर उसके बाद काफी बच्चे ड्रॉप आउट हुए। अब देखिए दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे पीछे जा हैं। इसको अपग्रेड करके आप ए लेवल ओ लेवल तक चले जाते हैं, बट इन्होंने प्राइमरी तक लिए गए, सेकेंडरी को भी। अस्सलाम वालेकुम। नए उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों ने एक अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर सुनी होगी कि अगर एक शख्स यानी एक मर्द पढ़ता है तो वो एक फ़र्द पढ़ता है। अगर एक औरत पढ़ती है या एक लड़की पढ़ती है तो यानी पूरी फैमिली या पूरा ख़ानदान या पूरी जनरेशन पढ़ती है। तो उसी की मिसाल आज हमारे पास जो गेस्ट हैं साहिबा बलोच हैं। उन्होंने आपने उनको डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर भी देखा होगा। हमने भी आपकी 2 बार डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। साहिबा, हम स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से, यानी कि आपने कब स्टार्ट किया? अभी आप थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन बता दें, आप क्या कर रही हैं एजुकेशन के लिए अपने इलाके में? अ, आपने मेरा नाम तो बता दिया है और ये है कि एजुकेशन के हवाले से फिलहाल तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ और मैं खुद भी एक स्टूडेंट्स हूँ और बीएस एजुकेशन में मैं पढ़ रही हूँ। और इसके अलावा बात होती है जर्नी की। अब जर्नी में देखो, हमारा बैकग्राउंड है बलोच फैमिली का। अब बलोच फैमिली में एक लड़की का पढ़ना और जिस खानदान से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे पहली लड़की मैं हूँ जो सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और इस फील्ड में निकली हूँ कि फ्री एजुकेशन देना या बच्चों को पढ़ाना। और फर्स्ट टाइम हमारे खानदान में से पहली लड़की मैं हूँ जो यूनिवर्सिटी तक पहुँची। तो आपके ख़ानदान में यानी पहली आप लड़की हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल तक गई हैं। तो इससे दूसरी लड़कियों को भी काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। हाँ जी, बिल्कुल। इससे देखो, अभी मेरे पास 70 स्टूडेंट्स हैं। पहले तो मैं निकली हूँ, मेरे साथ मेरी बहन भी निकली है, मेरे पड़ोसी लड़कियाँ हैं वो भी निकली हैं। अब देखो, जब मैं कहीं पे जाती हूँ, अगर मैं किसी भी लड़की को बोलूँ कि मेरे साथ आओ, तो उनके पेरेंट्स मना नहीं करते। वो ये जानते हैं कि ये साहिबा के साथ जा रहा है, तो यकीनन किसी एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं या किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो उनको मना नहीं होती है। और पेरेंट्स आते हैं अब मेरे पास अपने बच्चों के बारे में कहते हैं कि हमारे बच्चों को कौन-सा फील्ड लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। बच्चे खुद मुझसे पूछते हैं, खास तौर पर लड़कियाँ, कि हमने इतना पढ़ा है, आगे हम क्या करना चाहिए? तो मैं उस सवाल से उनको गाइड करती हूँ। यानी आप करियर काउंसलिंग भी कर रही हैं अपने इलाके में। जी, जी। तो आपका जो हमने जो डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने भी आपको इनवाइट किया था उस हवाले से। तो आप जो फ्री एजुकेशन दे रही हैं, जो यहाँ पे माहिरगीर लोग हैं, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देती हैं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस किस तरह है? क्योंकि आप एक छोटे से कमरे में दे रही हैं वो एजुकेशन, और आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं आपको? अच्छा, सबसे पहली बात, और स्टूडेंट्स तो आ रही हैं मेरे पास, लेकिन एक पॉइंट है ना कि मेरे पास एक ही कमरा है और मैं खुद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मैं सुबह 7 बजे जाती हूँ, फिर वापस मैं 4 बजे आती हूँ। तो मेरे पास तकरीबन बीच में जो भी टाइम बचता है 4 बजे के बाद, तो उसी टाइम मैं पढ़ा रही होती हूँ और मेरे पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। मेरी अपनी सिस्टर मेरे साथ हेल्प करती है वो छोटे बच्चों को पढ़ाने में। मेरे 1-2 स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे साथ हेल्प करते हैं पढ़ाने में। लेकिन बात वहीं पे आती है स्पेस की। पढ़ाने में शायद मेरे साथ मैंने अपने ही साथ दी, लेकिन स्पेस ना होने की वजह से मैं स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दे सकती।
जिन बच्चों को मैं यहाँ से पास आउट करती हूँ या कहीं स्कूल में एडमिशन करवाती हूँ, फिर उनके पीछे मैं दूसरे बच्चों का एडमिशन करवाती। तो मेन मसला तो यही है कि स्पेस ना होने की वजह से दी एजुकेशन हाउस में इतने से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हो पा रहे। आपके पास स्पेस का भी इशू है, लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ माड़ीपुर के एरिया की या कराची के जितने भी एरियाज़ हैं जो अंडर डेवलप हैं, वहाँ पे ना एक कल्चर है कोचिंग सेंटर का, यानी लोग वहाँ पे अपनी स्किल, ज़ाहिर-सी बात है आप एजुकेशन हासिल कर रही हैं और डेफ़िनेटली आपका भी कहीं न कहीं ये एम होगा कि मैं टीचर बनूँ। तो उस एम में अगर आप चाहती तो फिर आप एक कोचिंग सेंटर ओपन करती हैं और उसके ज़रिए आप पैसे भी कमाती हैं, लोगों को पढ़ाती भी। तो इस दौरान आपके ज़हन में कैसे आया कि मैं फ्री एजुकेशन दूँ? अच्छा। ये बात जब मैं खुद स्कूल में थी, तब मेरा दिल करता था कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ूँ। दूसरे बच्चों को देख के मेरा ये भी दिल करता था कि मैं किसी ट्यूशन सेंटर में जाऊँ, पढूँ। लेकिन मेरे अब्बू माहिर थे, उस टाइम ऐसे हालात नहीं थे कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें या किसी कोचिंग सेंटर में। तो जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे ये एहसास हुआ, मेरे जैसे बाकी बच्चे भी होंगे, बाकी लड़कियाँ भी होंगी, तो ज़ाहिर बात है वो भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाती। तो मैं और कुछ नहीं दे सकती, मेरे पास मेरी तालीम तो है, मेरे पास एजुकेशन है, वो तो मैं दे सकती हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तब से मैंने यही अपनी ज़िंदगी का एम बनाया कि हर वो बच्चा जो तालीम की फ़ीस, तालीम के अखराजात अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, उस बच्चे को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी मेरी होगी। तो तब से ही मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 2016 में मैंने मैट्रिक किया था, उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरे खुद की भी नॉलेज इतनी नहीं थी, मैं सिर्फ़ 1 या 2 क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे गई, मैंने मेरे पास मोबाइल आया, मैंने यूट्यूब से कितनी चीज़ें सीखी, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस टाइम मेरे पास भी इतनी रिसोर्सेज़ नहीं थे और आपको पता है कि मणिपुर में ऐसा कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, जहाँ पे बच्चे जाके इंग्लिश सीखें या कंप्यूटर सीखें। तो मैंने जितना भी सीखा फिर मैंने यूट्यूब से सीखा। फिर मैं बच्चों को पढ़ाती गई, शुरू में मेरे पास 4 बच्चे थे, उन बच्चों से मैंने स्टार्ट किया था। फिर मेरे पास ऐसे ही बच्चे आते गए, मेरा एक स्पेस मैंने बनाया। शुरू में ज़ाहिर-सी बात है एक घर है, इस घर में बच्चों को पढ़ाना। तो मैंने वही स्पेस को, जैसे कि उस टाइम हमारे पास 2 ही कमरे थे। एक वो कमरा जहाँ पे हम रहते थे, एक भाभी का कमरा। तो उस कमरे में मैं पढ़ाती थी, उस टाइम ज़ाहिर बात है सारे लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। लेकिन वो चलता गया वो सिलसिला, मेरे घरवालों ने देखा कि हाँ, ये बच्ची पढ़ रही है और इसको शौक है पढ़ाने का, तो फिर ऐसे ही चलता गया। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं इंग्लिश पढ़ा तो रही हूँ, उर्दू तो ज़ाहिर बात है मेरा बैकग्राउंड ही उर्दू मीडियम से है, लेकिन इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मैं पढ़ा रही थी मुझे समझ में। तब से मैंने एक ये किया कि मैं बच्चों को वो पढ़ाऊँ जो मैं इनको दे सकती हूँ, तो मतलब सही चीज़ दूँ, ये नहीं कि सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ाना और छोड़ना। तो फिर मैंने अब्बू से ज़िद की कि अब्बू नहीं, मुझे कोचिंग सेंटर जाना है। वही बात आई कि आप लड़की हैं, यहाँ से बाहर कैसे जाएँगे? हाड़ीपुर में ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाक़ई में हम कितना पीछे हैं। तो काफ़ी मिन्नतें करने के बाद अब्बू ने देखा कि वाक़ई बच्ची बहुत दिलचस्पी से बच्चों को पढ़ा रही है, उसको पढ़ने में बहुत शौक है। काफ़ी मेहनतों के बाद जाके फिर अब्बू ने इजाज़त दी, वो भी इस शर्त पे कि आपके साथ कोई जाएगा यहाँ से कारादश तक। ज़ाहिर बात है वहीं पे ही कोचिंग सेंटर्स हैं। तो मैंने अपनी कज़िन्स को बहुत मिन्नतें की, फिर वो मेरे साथ आई, तब जाके अब्बू ने इजाज़त दी कि आप कोचिंग सेंटर जा सकती हैं। फिर लैंग्वेज के सिलसिले में मैं वहाँ पे गई, फिर थोड़ा-सा एम्पावर हुई मैं कि वाक़ई मैं बाहर जा सकती हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद यूँ ही सिलसिला चलता गया, मैं पढ़ती रही और उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज के लिए निकली, मेरे साथ 8 लड़कियाँ थीं एडमिशन के लिए और वो सब मेरे आश्रय में, क्योंकि फ्रेंड्स ने कहा हाँ, ये आपके साथ जा रही है एडमिशन के लिए। उस टाइम मुझे कॉलेज का कुछ भी नहीं पता था, अरे! कॉलेज होता क्या है, क्या चीज़ है? तो फिर ऐसे-ऐसे मैंने हिम्मत की, मैं वहाँ तक गई, लोगों से पूछा, ऑफ़िस में गई। फिर हम जो मेरा सेंटर लगा था आई थिंक इस्लामिया में। फिर जो मेरे साथ बाकी लड़कियाँ थी, तो उन लोगों ने कहा कि आपका इस जगह पे नाम आया, इस कॉलेज में नाम आया और हमारा नाम नहीं आया, फिर हम कैसे पढ़ेंगे? तो फिर मैंने वहाँ से अपना नाम हटा दिया, फिर मैं लियारी कॉलेज में गई, उन लड़कियों के साथ, क्योंकि वहाँ पे उन सबको भी एडमिशन मिल रहा था मेरे साथ ही। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ क्यों जाऊँ जहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं आ रहा। फिर उन बच्चों का भी पढ़ाई खराब हो गई। तो फिर उनके लिए मैंने इस्लामिया कॉलेज को छोड़ के मैं भी लियारी कॉलेज में आ गई उनके साथ पढ़ने के लिए। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा है और 2019 में तकरीबन हाँ, 2019 में मैंने दी एजुकेशन हाउस का नाम रखा कि हमने घर से ही स्टार्ट किया है, वही कमरा है दी एजुकेशन हाउस का मतलब है तालीम का घर। तो ये चीज़ है। ज़बरदस्त। और
इस्लामिया कॉलेज में को इंसिडेंटली कि मेरा भी वहीं पे ही एडमिशन हुआ था, बट मैंने भी स्किप किया क्योंकि अब आप देखें ना कि एक मर्द के लिए इतना दूर ट्रेवल करना मुश्किल है, तो एक यहाँ पे कम्यूनिटी का भी एक इशू है। आपको गाड़ी मिलेगी, एक मिलेगी, इतनी भरी हुई होती हैं और ज़ाहिर-सी बात है आने में देर हो जाता है, सड़कें हमारी ऐसी हैं माशाल्लाह फिर। और दूसरी चीज़ ये है कि साहिबा ये इशू आता है कि एक अगर हम देखें ना कुछ घरों में इस तरह का इशू होता है कि सिर्फ़ और लड़कियों को नहीं लड़कों को भी मना किया जाता है कि यार इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है। तो फिर क्या होता है वो मजबूरन वो अपना करियर स्किप कर देता है और वो भी यही किसी फैक्ट्री में जाके जॉब कर लेगा, कहीं जॉब कर लेगा। तो यहाँ पे एक फुकदान है इंस्टीट्यूट्स का, ऐसे चीज़ों का जैसे कि अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आपके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, आपकी जो कहानी है वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो हमारा एम यही है कि हम एप्रिशिएट करें आपको कि आप एक अच्छा इक़दाम कर रही हैं और इसी वीडियो को देख के ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से हम चाहते हैं कि इसकी वजह से आपकी कोई ज़िंदगी में या आपकी जो एम है उसमें चेंज आए और आपको जैसे आपकी स्पेस का इश्यू है वो हल हो। बट इसकी वजह से काफ़ी लोग इंस्पायर भी होते हैं। जैसे आपने बताया ना कि आप यूनिवर्सिटी गई और बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन मिली, हुँ। उन्होंने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो ये हमारा एम है। अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, उन तक एक कहानी पहुँचे आपकी, फिर इंस्पायर हों लोग, ताकि वो भी चाहें ना कि हम भी अच्छा काम करें और हम भी स्क्रीन पर आएँ। तो ये एप्रिसिएशन भी है आपके लिए। और 2016 में आपने स्टार्ट किया, आई थिंक 2019 में आपने नाम रखा द एजुकेशन हाउस। तो इस दौरान आपको स्ट्रगल भी बहुत करनी पड़ी, जैसे आपने बताया स्पेस का इश्यू है। आपने कितने स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा लिया है और उनकी क्या प्रोग्रेस है अभी? तकरीबन 3000 से 4000 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास पढ़ के निकले हैं। क्योंकि उस टाइम जब मैंने शुरू किया था 2019 में, उस टाइम अज़्म नौजहान की वो ट्रेनिंग चल रही थी ना, तो वहाँ पे भी मैंने हिस्सा लिया क्योंकि मुझे खुद को पॉलिश करना था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान सकूँ। तो उस टाइम मैंने अपनी कम्युनिटी को सर्वे किया, अपनी कम्युनिटी से उन लड़कियों को निकाला जो उसने उन लोगों ने अपनी तालीम जो है बीच में स्किप की थी। जैसे कि 8 क्लास तक पढ़ के, 4 क्लासें तक पढ़ के बड़ी-बड़ी लड़कियाँ थीं, तो वो आगे अपनी तालीम जारी नहीं रख सकती थी। तो फिर मैंने उन लड़कियों को निकाला, उनके घर-घर जाके उनको मैंने कहा कि नहीं आप मेरे पास आके पढ़ें, मैं जितना जानती हूँ मैं आप लोगों को वो तो दे सकती हूँ। तो तकरीबन उस टाइम मेरे पास 50 अबव स्टूडेंट्स आए थे, वो भी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स थे। फिर उनको मैंने पढ़ाया, फिर उनको मैंने सेशन भी दी, जो हमने ज़ैन नौजवान से सीखी थी। फिर उनको मैंने एबीसी पढ़ना सिखाया, बाकी सारी चीज़ें सिखाई, तो उनमें से भी काफ़ी लड़कियाँ निकली हैं। उन्होंने मैट्रिक की है और उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने तकरीबन 50 स्टूडेंट्स को स्कूल में एडमिशन करवाया है। क्योंकि पेरेंट्स अक्सर यही कहते हैं कि हमें स्कूलों के बारे में इतना नहीं पता। तो फिर मैं कहती हूँ नहीं ये ज़िम्मेदारी मेरी है। जितना मेरा काम है मैं वो सारे काम कर लूँगी, बाकी आप देखिए बच्चों को लेकर जाना तो आप लोग की ज़िम्मेदारी है। तो अभी मैंने रिसेंटली 50 स्टूडेंट को इस स्कूल में एडमिशन करवाया है। इससे पहले भी तकरीबन 200-300 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिनको मैंने स्कूल में एडमिशन करवाया। यस। बहुत बड़ा नंबर है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो उन बच्चों को जो आपने एडमिशन कराया वो गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल है मतलब यहाँ वहाँ पे पढ़ाई चल रही है इस तरह की? पहले तो हमारे इलाके में ही गवर्नमेंट स्कूल था हॉरीपुर ग्रेड्स में। लेकिन अब उस वो स्कूल जब हमने पढ़ा था उस टाइम तक तो सेकेंडरी तक था, लेकिन उसके बाद वो स्कूल प्राइमरी तक हुआ, 5 क्लास से तक। तो फिर उस टाइम भी मैंने बहुत कोशिश की उस स्कूल के लिए, मैंने जाके उस स्कूल के हेडमास्टर के साथ मैंने मीटिंग की। मैंने कहा नहीं अगर आप बच्चों के आपके पास टीचर नहीं है तो हम खुद आएँगे वॉलंटियरली पढ़ा लेंगे बच्चों को, लेकिन आप प्लीज़ इसको मैट्रिक तक ही रखें। आप खुद कोशिश करें आगे के लिए क्योंकि ये वो कम्युनिटी है यहाँ पे बच्चे आगे नहीं जा सकते। अगर रोड के उस पार भी स्कूल है, यहाँ के पेरेंट्स उनको वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं देंगे, इतनी शऊर नहीं है इनमें। तो फिर मैंने उस टाइम भी काफ़ी कोशिश की कि वो स्कूल बचे, वो प्राइमरी तक नहीं बल्कि सेकेंडरी तक चले गए। बदकिस्मती ये थी कि वो स्कूल सेकेंडरी खत्म हुआ, फिर उसके बाद काफ़ी बच्चे ड्रॉप आउट हुए। अब देखिए दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे पीछे जा हैं। इसको अपग्रेड करके आप ए लेवल, ओ लेवल तक चले जाते हैं बट इन्होंने प्राइमरी तक ले गए सेकेंडरी को भी। क्योंकि एजुकेशन का तो फुकदान है हमारे पास। रिसेंटली अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं एजुकेशन के ऊपर, बट आपको वाली बात कि एक्सेसिबिलिटी का इशू है। आपके घर के नज़दीक नहीं है और फीमेल्स के लिए तो
ये होता है कि उनको तो लाज़मी चाहिए कि वो घर के पास ही हो, दूर जाना अलाउ भी नहीं होता। तो आप भी बलूच कम्युनिटी से हैं और आपने भी ये सारी चीज़ें फ़ेस की हुई हैं। बिल्कुल। तो साहिबा आपका क्या एम है अभी आगे? जैसे अभी स्पेस का तो आपके पास इश्यू है और आप उसको आगे नहीं ले जा पा रही, बट ज़ाहिर-सी बात है अभी आपकी ग्रेजुएशन एंड होने वाली है, इसके बाद आपका क्या एम है? मेरा ये एम ये है कि मेरा एक स्कूल हो जहाँ पे यार वो बच्चा जो तालीम की तरह ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो आके यहाँ पे पढ़े। सिर्फ़ पढ़ना नहीं, वहाँ पे स्किल भी सिखाई जाए बच्चों को, क्योंकि स्कूल में तो हम पढ़ लेते हैं, किताबों को हम रट्टा लगा लेते हैं, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से। लेकिन मेन बात है ना, अब दौर बहुत आगे चल रहा है, हम बहुत पीछे हैं। सही। बच्चों को अगर स्किल्स आएँगे ना, तो बच्चे वक़्त से पहले-पहले तैयार होंगे। अभी के जो मैं पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन पढ़ा रही हूँ एक हिसाब से, लेकिन वहाँ पे सिर्फ़ बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। दी एजुकेशन हाउस में बच्चों को स्किल्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि वीकली सेशन हो गए, वर्कशॉप हो गए, तो वो सारी चीज़ें ताकि बच्चे जो हैं वक़्त से पहले-पहले तैयार हो। पहली बार जो कम्युनिटी ने मैंने एक समर कैंप करवाया था, उसमें बच्चों को तो पता भी नहीं था कि समर कैंप है क्या? क्योंकि ब मुझे भी बहुत देर से पता चला कि हाँ भाई 2 महीने की छुट्टियों में समर कैंप होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था इससे अक्सर मकसद क्या है। फिर मैंने समर कैंप करवाया, उसके बाद मैंने जो है बच्चों के साथ प्रोजेक्ट करवाए बच्चों को, साइंस प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली 5th एनिवर्सरी हुआ था अभी एजुकेशन हाउस की, तो उसमें मैंने बच्चों की प्रोजेक्ट करा। बच्चों के लिए एक नई एक्सपीरियंस थी, क्योंकि बच्चों ने स्कूल से भी ये नहीं किए थे कि प्रोजेक्ट टाइप की कुछ चीज़ होती है ताकि बच्चे अपने स्किल्स को पॉलिश करें। बच्चों में स्किल्स हैं, लेकिन ऐसे टीचर हो, ऐसा कोई माहौल हो, ऐसे कोई इदारे हों, जहाँ पे बच्चे जाके अपने स्किल्स को पॉलिश करें। क्योंकि बच्चे तो जो काम हम नहीं कर सकते, वो काम बच्चे कर सकते हैं, और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया और उन एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा काम किया। तो मेरे ख्याल से स्किल्स होना बेहतर है। डेफ़िनेटली नौजवान जो नस्ल है उन्हीं ने आगे लेके चलना होता है और दूसरी चीज़ ये है कि अच्छी चीज़ ये होती है ना कि बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होता है। आप जब देखें कि हम जब स्कूल पढ़ते थे कोई एक्टिविटीज़ टाइप कुछ भी नहीं होता था, बस पढ़ाई होती थी और हम स्कूल से भागते थे। यही सेम चीज़ अगर मैं देखूँ कि जब हम डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ आए और ट्रेनिंग्स जॉइन की, फिर एक वो होता था कि जोश होता था कि यार जॉइन करना है, इंतज़ार होता था कि कब वीकेंड आएगा हम ट्रेनिंग्स में जाएँगे। तो आप ये ऑलरेडी बच्चों को दे रही हैं और उनका ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो रही होगी इससे। तो आप ट्रेनिंग वगैरह भी कंडक्ट करती हैं, मैंने आपको फ़ॉलो किया है। बिल्कुल मैं खुद भी जैसे कि कहीं पे भी किसी भी और से ट्रेनिंग होती है, तो मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे मेरे स्किल्स पॉलिश हो सकते हैं, क्योंकि माँ की गोद से लेकर कब्र तक बंदा सीख रहा होता है। से सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब तक ज़िंदा है, आप कुछ ना कुछ हर दिन नया कुछ सीख रहे होते हैं। तो मुझे कहीं पे भी लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मैं जाती हूँ। मैं वहाँ पे सीख के आती हूँ, अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। उसके साथ-साथ मैं बच्चों को भी, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं सेशन देती हूँ, वर्कशॉप देती हूँ। सिर्फ़ अपने स्टूडेंट को नहीं, मैं काफ़ी स्कूलों में भी गई हूँ। स्कूलों में जाके बच्चों को करियर काउंसलिंग के बारे में बताया। तो स्कूल वाले आपको अलाउ करते हैं सेशन देना? जी, बिल्कुल। रिसेंटली मैं गई थी मालपुर में एक स्कूल था, वहाँ पे मैं करियर काउंसलिंग के हवाले से मैं गई थी, क्योंकि जो 9th और मैट्रिक के बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता कि आगे जाके हम कौन-सा फ़ील्ड लें। क्योंकि हमें भी किसी ने नहीं बताया हुआ था उस टाइम, लेकिन बाद में हमें पता चला कि हाँ, भई करियर काउंसलिंग भी कोई चीज़ होती है। तो फिर मैं वहाँ पे गई, मैंने मैडम से इजाज़त ली, क्योंकि एक नाम है मेरा, क्योंकि उनको पता है कि वाक़ई साहिबा कुछ कर रही है, तो मतलब कुछ अच्छा ही कर रही है। तो मैं वहाँ गई, मैडम से बात की, तो मैडम ने मुझे इजाज़त दी। फिर उसके बाद मैं बच्चों के पास गई, मैंने करियर काउंसलिंग का नाम लिया, लेकिन बच्चों को करियर काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं हैरान हो गई, 9th मैट्रिक के बच्चे, उनको करियर काउंसलिंग के बारे में पता नहीं। फिर मैंने उनको खिगीज़ करवाया, मैंने उनको करियर काउंसलिंग के बारे में बताया। फिर उन बच्चों ने अपना एम ऑफ लाइफ बताया कि हमारा एम ऑफ लाइफ ये है। तो उस चीज़ से जैसे कि उन बच्चों को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ। ज़ाहिर बात है, अगर हम कुछ देते हैं तो मतलब इसका मतलब नहीं कि 100% हम दे रहे हैं, 100% आगे से हमें रिस्पॉन्स मिले। अगर 100% भी नहीं मिल रहा, 10% मिल रहा, वो भी हमारी एक अचीवमेंट है। नहीं, एम ऑफ लाइफ की आपने बात की तो मैं तो इस पे इम्प्रेस हुआ। तो बच्चों के एम क्या थे? वैसे जो नॉर्मली हमारे एम हमने देखे ना कि डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है या फिर आपको फौजी बनना है, तो वहाँ पे आपको किस तरह के एम मिले? जी, बिल्कुल। एम के बारे में बच्चों को खुद को आगे फ़ील्ड्स के बारे में नहीं पता था कि आगे फ़ील्ड्स कौन से हैं, तो फिर मैंने उनको वो सारे फ़ील्ड्स बताए कि आगे जाके आपके पास मेडिकल में कितने सारे टाइप हैं, कितने और भी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, इंजीनियर हो गया बाकी। तो फिर मैंने उनको वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा कर उनके बारे में बताया, फिर बच्चों ने कहा हाँ, पहले हमने सोचा था कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम आर्मी में जाके, वहाँ पे जाके डॉक्टर बने।
सिर्फ इसका हॉस्पिटल में नहीं, हम आर्मी डॉक्टर बनना चाहते, तो वो भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। बच्चों ने कहा इंजीनियर, और बच्चों ने मुझसे सवाल भी किए कि हमें बीबी ने लेना है, लेकिन हमें आगे जाके करना क्या है, हम कौन से फील्ड में जाएँ, किस तरीके से जाएँ, और जो मैट्रिक के बाद जो गैप होता है 2-3 महीने का, तो उसमें हम क्या करें? तो फिर मैंने उनको बताया कि अगर आप बीबीए में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में सर्च करें। ऐसे लोगों से मिले जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं। अगर आप मेडिकल लेना चाह रहे हैं तो उन लोगों से मिलें, या 2-3 महीने किसी क्लिनिक में जाएँ, ताकि आपको कुछ ना कुछ पता हो कि मेडिकल है क्या चीज़। तो काफ़ी बच्चों ने ये भी बताया, लड़कियों ने बताया कि हम सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि जब मैंने उनको बताया कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो उन्होंने उन्हें भी यही लगा कि हाँ, हम भी ये बन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे जैसे कि रिस्पॉन्स मिला बच्चों की तरफ से। ऐसे ही है साहिबा। आप देखें कि जो बच्चा होता है ना, वो एक तरीके से आप कहते हैं कि वो एक मोम की तरह होता है। हुँ। आप वो कहते हैं ना, इंस्पायर होते रहते हैं डेली। आप इस तरह के कैरेक्टर उनके सामने लाएँ। अभी ये अगर कोई स्कूल ओनर या कोई टीचर देख रहा है तो ये पैगाम होगा उनके लिए कि आप देखें बच्चों को इस तरह के कैरेक्टर्स ला के दिखाएँ। उसमें ये होगा कि एक तो उनकी इंस्पिरेशन आएगी, दूसरा ये होगा जो शख्स है जिसको आप बुला रहे हैं, उसको आप एप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि एप्रिशिएट हम नहीं करते ना, तो कोई पॉजिटिव एक्टिविटी में आपको नज़र नहीं आएगा। नेगेटिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आप देखें उसको किस तरह प्रमोट किया जाता है, लेकिन हम पॉजिटिविटी को प्रमोट नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। अब हमारा जो एरिया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनको एप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनको सामने नहीं लेके आया जाता। तो हमारे पास इसी इलाके में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपके हम नाम भी एक साहिबा हैं, वो फुटबॉल में जाके, मतलब ये देखें कि मणिपुर के इलाके से निकल के गई हैं वो भी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो बच्चा जो है वो इंस्पायर हो रहा होता है, जैसे आपको देख के उन्होंने कहा सोशल एक्टिविस्ट बनना है। तो इस तरह बच्चे को आप इंस्पायर होने का मौका दें, वो एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, सोशल एक्टिविस्ट बनना है मुझे, हो सकता है थोड़ा-सा फील्ड में आया, उसका माइंडसेट इसमें ना हो, उसको वहीं से कोई अच्छी फील्ड मिल जाए हो, जो वो चाहता हो या चाहती हो। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अगर आप लास्ट में कोई पैगाम वगैरह देना चाहती हैं? मेरा पैगाम तो उन सब लड़कियों और लड़कों के लिए, देखो अब जब हम घर से निकलते हैं, कोई भी, हमारा घर हमारा कंफर्ट ज़ोन है। कंफर्ट ज़ोन के बाद फेयर ज़ोन होता है, फेयर ज़ोन के बाद लर्निंग ज़ोन होता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको कोई भी चीज़ अगर आपको अचीवमेंट करनी है, कोई भी चीज़ अगर आपको सच्चे दिल से किसी चीज़ की चाहत हो ना, तो आप निकलें। आप जब घर से निकले, उसी राह पे निकलेंगे और आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाने में आपकी हेल्प करेंगी। और कहीं न कहीं अल्लाह ताला की मदद होती है। अब जिस तरीके से मैं निकली थी, मेरी बहन अभी तक कहती है कि हमें नहीं लगता था कि हमारी फैमिली से एक लड़की ऐसी निकलेगी जो सोशल मीडिया पे होगी, जो सोशल वर्क करेगी। लेकिन मैं निकली, क्योंकि मेरे दिल में ये चाहत थी अपनी कम्युनिटी के लिए, ऐसे बच्चों के लिए कि मैं इनके लिए कुछ काम करूँ। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता मेरी नज़र में। क्योंकि जब जिस कम्युनिटी से मैं निकल के आई हूँ, मेरे लिए इतनी मुश्किलात थी, लेकिन एक वक़्त आया वो मुश्किलात मेरे लिए कम हुई। किस तरीके से? क्योंकि मेरे घरवालों ने, मेरी कम्युनिटी वालों ने देखा कि हाँ भई इसमें एक पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकती है और ये कुछ अच्छा कर रही है, तो उसके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होती। शुरू में तो मेरे भाई भी खिलाफ थे मेरे पढ़ने के, कोई साथ नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो मुझ पे प्राउड फ़ील करता है। किससे ये करते हैं कि वो देख रहे हैं कि कुछ अच्छा करे। अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, आप अपना फ़ायदा ना सोचें, फ़ायदा आपको वहाँ से मिलेगा। आप कुछ सोच भी नहीं सकते। मैंने इतनी दफ़ा मेरे लिए मुश्किलात आई हैं, लेकिन मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए इतनी आसानियाँ पैदा की हैं, मैं सोच भी नहीं सकती हाँ, ये रास्ता कैसे हल हुआ, ये काम कैसे हुआ, ये लोग कैसे मान गए। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको अल्लाह ताला की मदद होगी। रिटर्न मिलता है आपको बिल्कुल। और आप जब अचीवमेंट कर लेती हैं ना कोई, उसके बाद लोग प्राउड कर रहे होते हैं, जो आपके खिलाफ भी होते हैं। तो आपने अपना रास्ता नहीं छोड़ना, बस उसकी तरफ निकलना है। नहीं हारनी आप हाँ, तरीके से। तो यही दुआ करूँगा कि आपका जो एम है, जो आपका मकसद है, अल्लाह ताला ने जिस तरह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ की हैं, उसी तरह आसानियाँ बरकरार रखे और आपको आपकी जो मंज़िल है, जो आप अचीव करना चाहती हैं, वो आपको अचीव करने में मदद करे आपकी। बेशक अल्लाह की मदद के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। तो साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया कीमती। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी किसी नए
गेस्ट के साथ जो साहिबा की स्टोरी है वो आपको किस तरह लगी, उसके मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।